हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेगा कोलन के बारे में और वी कैन से हर्शस्प्रंग्स डिजीज. इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और वी कैन से इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ गट in which there is congenital absence of ganglionic cell in the submucosal layer of large intestine. तो इस डिसऑर्डर की डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट it is a disorder of large intestine and there is absence of ganglionic cells. Ganglionic cells मतलब nerve cells. इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है? There is absence of ganglionic cells. Ganglionic cells किसी एक एरिया में एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते. तो एब्सेंट होने की वजह से वो एरिया क्या होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, वो अफेक्टेड हो जाता है. वहां पे पेरिस्टाइल्सिस मूवमेंट नहीं होती और वहां से आगे जो है हमारा फीकल मटेरियल आगे पास नहीं होता. जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड जो है वेस्ट मटेरियल है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो आगे पास नहीं होता. इसकी वजह से फर्दर और बहुत सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को. तो डेफिनेशन में आपने यही लिखना है कि it is a disorder of GI system and it mainly affect the large intestine. There is absence of ganglionic cells or we can say nerve cells in the in some portion of the large intestine, and this disease condition is also known as aganglionic megacolon, Hirschsprung's disease and megacolon. तो तीन नाम है इस डिजीज कंडीशन के और कई बार एग्जामिनर एक नाम बोल करके दूसरा नाम इस डिजीज कंडीशन का बताओ क्या है, ऐसे करके वाइवे का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जहां आपको तीनों नाम में से जो है हेडिंग डाल के आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. और इसका थर्ड नेम जो है ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन है. ए गैंग्लियोनिक मतलब ए मतलब एब्सेंस, गैंग्लियोनिक मतलब नर्व सेल्स. तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में बोला कि नर्व सेल जो है किसी एक एरिया में एब्सेंस है. सो दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन से हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है. देयर इज एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सबम्यूकोजल लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो उसकी वजह से, एब्सेंस होने की वजह से क्या होता है कि एब्सेंस वाले एरिया के ऊपर वाला एरिया जो है वो अकमुलेशन, फीकल मटेरियल की अकमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा इनलार्ज हो जाएगा. और जब वो इनलार्ज हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हम मेगा कोलन. मतलब मेगा मतलब इनलार्ज हो जाना, उसका साइज बढ़ जाएगा. कोलन मतलब पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के हमको पता है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम गट भी बोल देते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को हम ये जो है असेंडिंग कोलन भी बोल देते हैं. ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद सिग्मोइड कोलन और उसके बाद रेक्टल एंड एनल रीजन हो गया. तो कोलन वर्ड जो है हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं. और मेगा कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो है किसी एक जगह पे जरूरत से ज्यादा इनलार्ज हो गई, उसका साइज बढ़ गया. उसका साइज क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे एक एरिया में गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंस है और इसकी वजह से वहां पे मूवमेंट कोई नहीं हो रही और फीकल मटेरियल उसके ऊपर वाले पोर्शन में जमा हो गया. इसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है उसका साइज जरूरत से बढ़ गया. तो ये सब हम फर्दर पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे. तो डेफिनेशन में आपने इतना ही लिखना है कि इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड देयर इज कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स in the submucosal layer of large intestine, and this disease condition is also known as aganglionic megacolon. After that you have to write about the etiological factors. There is no exact etiological factors because it is a developmental defect. क्योंकि डेवलपमेंटल मतलब बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, न्यूबॉर्न बच्चे में ये प्रॉब्लम पाई जाती है और बाय बर्थ ही कोई ऐसा फैक्टर होगा, जेनेटिक फैक्टर बोल लो या कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पे जो है नॉर्मली नर्व सेल प्रेजेंट होने चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होते सबम्यूकोजल लेयर में. तो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है. और बाकी जो है इसका इंसिडेंस रेट जो है 1 आउट ऑफ 5000 लाइव बर्थ्स. इंसिडेंस रेट भी इसका बहुत कम है एंड दिस प्रॉब्लम इज मोस्टली फाउंड इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स. तो क्लियर अबाउट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. देन नेक्स्ट हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में. पैथोफिजियोलॉजी जो हमने डेफिनेशन के टाइम भी डिस्कस कर ली वही है इसकी पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी की स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना है? सबसे स्टार्टिंग में कि फ्लो चार्ट में लिखनी है आपने पैथोफिजियोलॉजी. और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सबम्यूकोजल लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो सबम्यूकोजल लेयर है उसमें कंजेनिटली ही
जो है गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है, किसी एक एरिया में जो है गैंग्लियोनिक सेल्स या नर्व सेल हम बोल सकते हैं उसे, वो एब्सेंट है। इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर एरो डाल के आपने लिखना है, देयर इज एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन दिस एरिया। तो यहाँ पे अगर नर्व सेल्स नहीं है तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगी तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है हमारा फीकल मटेरियल, डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड, और हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। और यहाँ पे अगर गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है, नर्व सेल एब्सेंट है, तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगी, देयर इज नो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर नहीं होगी मतलब जो मटेरियल यहां तक आ गया वो आगे पास नहीं होगा, वो आगे पास इस मूवमेंट नहीं करना है, मूवमेंट की हेल्प से ही मटेरियल आगे आगे पास होता है, तो आगे वो पास नहीं होगा। और जो ये अफेक्टेड एरिया है यहाँ पे नर्व सेल्स एब्सेंट हैं, इसलिए यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी एब्सेंट है। इसके ऊपर जो एरिया है प्रॉक्सिमल टू द अफेक्टेड एरिया, ये अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे नर्व सेल प्रेजेंट नहीं है, कोई पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, और इसकी वजह से फीकल मटेरियल आगे पास नहीं हो रहा। बट जो प्रॉक्सिमल एरिया है मतलब अफेक्टेड एरिया से जो ऊपर वाला एरिया है, फिर वहां पे वेस्ट अकम्युलेट होता रहेगा। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से नॉर्मली बाहर निकलता है, वो वेस्ट मटेरियल प्रॉक्सिमल टू द अफेक्टेड एरिया यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इंटेस्टाइन का जो साइज है वो नॉर्मल से एक्सटेंड हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। एंड जब ये साइज इनलार्ज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं मेगा कोलन। मेगा मतलब इनलार्ज हो गया, जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया, कोलन मतलब दैट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जो है इसकी नर्व सेल की एब्सेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक तो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, और प्रॉक्सिमल एरिया जो है इनलार्ज हो गया, वहां पे फीकल मटेरियल जमा हो गया, और यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ गए। क्योंकि फीकल मटेरियल जो है अगर बच्चा जो है स्टूल पास नहीं करेगा, मेकोनियम पास नहीं करेगा, फीकल मटेरियल इधर जमा होता रहेगा, तो फीकल मटेरियल ने क्या करना है, यहाँ पे इंटेरोकोलाइटिस की प्रॉब्लम करनी है, इन्फेक्शन करना है। और इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, बच्चे को जो है इसकी बैकवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगी। वो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैथोफिजियोलॉजी जो है कि यहाँ का एरिया जो है वो इनलार्ज हो गया, जिसको मेगाकोलन हम बोलते हैं, यहाँ पे आपने पैथोफिजियोलॉजी का एंड कर देना है। ठीक, जहाँ आप किसी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे भी पैथोफिजियोलॉजी का एंड कर सकते हो कि ये साइज यहाँ पे लार्ज हो गया, फीकल मटेरियल यहाँ पे जमा हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाइक मेकोनियम पास नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि फीकल मटेरियल आगे नहीं गया। मेकोनियम एब्सेंस ऑफ मेकोनियम पास विद इन 48 आवर्स आफ्टर बर्थ। तो किसी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे भी आप पैथोफिजियोलॉजी का एंड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। देन अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कि ऐसा बच्चा अगर कंजेनिटली ये जो है मेगाकोलन वाला बच्चा बर्थ ले, तो हमें कैसे पता चलेगा, एक दो दिन में हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है न्यूबॉर्न बच्चे में शो होने लगेगी। और वो बच्चा जो है क्या क्या सिम्टम शो करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेबी जो है स्टूल पास ही नहीं करेगा, वो जो है वो बच्चा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चा जो है मेकोनियम पास नहीं करेगा। मेकोनियम जिसे हम फर्स्ट स्टूल बोलते हैं वो पास नहीं करेगा विद इन 48 आवर्स में। जो मेकोनियम जो है फर्स्ट स्टूल पास करना चाहिए वो नहीं पास करेगा, बिकॉज यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं है, वो मटेरियल यहाँ पे अकम्युलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो आगे बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, तो मेकोनियम पास बच्चा नहीं करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को एब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम आएगी, वो मटेरियल यहाँ जमा होता रहेगा, इंटेस्टाइन का साइज बढ़ जाएगा जिसे हम मेगाकोलन बोलते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे गैस बनने लगेगी बच्चे के पेट में, और गैस फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे की। जब भी फीकल मटेरियल जो है इन्फेक्शन करेगा, और फाउल स्मेल जो है बच्चे के मुंह से भी फाउल स्मेल जो है हमें आने लग जाएगी। तो ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट आपने लिखनी है कि बच्चा जो है विल नॉट पास मेकोनियम विद इन 48 आवर्स आफ्टर बर्थ।
तो सेकंड आपने लिखनी है देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ अब्डोमिनल डिस्टेंशन। एंड नेक्स्ट आपने लिखनी है कि आफ्टर दैट देयर विल बी बैक फ्लो ऑफ द फीकल मटेरियल, और बैक फ्लो होते होते जो है लार्ज इंटेस्टाइन से बैक फ्लो होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से बैक फ्लो होके जो है यहाँ पे स्टमक होता है हमारा, और स्टमक से होता हुआ यहाँ पे जो बच्चा है वॉमिट के थ्रू जो है सारा फीकल मटेरियल बाहर निकाल देगा। और जो वॉमिट जो होगी फाउल स्मेलिंग होगी, क्योंकि वो क्या है, फीकल मटेरियल है। फीकल मटेरियल मतलब फीकल जो है पास करना था बच्चे को रेक्टल एरिया के थ्रू, वो क्या है बैक फ्लो होने की वजह से माउथ के थ्रू बच्चा वॉमिट के थ्रू बाहर निकालता है। तो वॉमिट जो है दैट विल बी फाउल स्मेलिंग एंड दैट विल कंटेन बाइल, क्योंकि जो मेगाकोलन डिजीज कंडीशन जो है इसमें जो वॉमिट करेगा बच्चा दैट विल कंटेन बाइल, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल बच्चे ने जो भी खाया पिया यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जो है गॉल ब्लैडर से बाइल मिक्स हो जाती है, तो इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में से बाद में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड आफ्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे फंक्शनल ब्लॉकेज है, बैक फ्लो हो गया, और यही से होता हुआ बैक फ्लो हुआ, वॉमिट कर दी बच्चों ने, वॉमिट कर दी बच्चे ने, तो उस वॉमिट में क्या प्रेजेंट होगा, बाइल प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर बाइल हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के बाइल जो है मिक्स होता है हमारा यहाँ पे डाइजेशन में जो हेल्प करता है ना। अगर इससे बाइल मिक्सिंग से पहले कोई हमारे पेट में प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था पाइलोरिक स्टेनोसिस पढ़ा था। पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी और इसलिए बच्चे ने वॉमिट कर दी, और बाइल मिक्स होने से पहले ही वॉमिट कर दी। बाइल मिक्स नहीं हुआ था, बाइल आगे जाके मिक्स होना था लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो वॉमिट करेगा बच्चा उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन मेगाकोलन में जो बच्चा वॉमिट करेगा उसमें बाइल प्रेजेंट होगी। सो दिस इज द डिफरेंस कि पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली जो वॉमिटिंग है, जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होता, और जो मेगाकोलन है अगर बच्चे को उसकी वॉमिट की हम स्टडी करवाएंगे, अगर उसमें बाइल प्रेजेंट होगा कि मतलब जो है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, वो स्टमक में प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आप इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो इसकी वॉमिट में बाइल प्रेजेंट होगा, फाउल स्मेल वाली वॉमिट होगी। तो अगर हम बच्चे का रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसको जो है एक रास्ता मिल जाएगा, यहाँ पे जो फंक्शनली ऑब्स्ट्रक्शन थी वो कुछ टाइम के लिए ओपन हो जाएगी, और इसकी वजह से बच्चा जो है रिबन लाइक फाउल स्मेलिंग डायरिया वाला जो है स्टूल पास करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, है ना। तो वॉमिट यहाँ पे बाइल कंटेनिंग वॉमिट है, और बच्चा जो है वॉमिट की वजह से डिहाइड्रेट हो सकता है, शॉक में भी जा सकता है, फीड अवॉइड करेगा बच्चा, भूख कम लगेगी उसको, और डे बाय डे जो है बच्चा वीक होता जाएगा, अनीमिक होता जाएगा, माल नरिश्ड होता जाएगा। ये आप सारा जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में लिख सकते हो कि कैसे बच्चा जो है वॉमिट की वजह से धीरे धीरे डिहाइड्रेटेड हो गया, अनीमिक हो गया, और जैसे जैसे है जो है बच्चा जो है माल नरिश्ड हो गया, है ना, और फेलियर टू थ्राइव हो गया। लेकिन वीकनेस, सारी बॉडी पे वीकनेस होगी बच्चे की, लेकिन यहाँ पे पेट में गैस बनी है और अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उस बच्चे का पेट जो है वो फूला लगेगा, और बाकी उसकी बॉडी जो है वो वीक लगेगी। तो ये थे हमारे इस डिजीज कंडीशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मतलब कैसे हम कंफर्म करेंगे कि बच्चे को मेगाकोलन ही है। एक तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जब हम वॉमिट का एग्जामिनेशन करवाएंगे तो उसमें बाइल प्रेजेंट होगी, है ना, बाइल प्रेजेंट होगी, फीकल मटेरियल वाली फाउल स्मेलिंग वाली वॉमिटिंग करेगा, तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना, कि उस बच्चे को जो है मेगाकोलन की प्रॉब्लम है। फर्दर जो है ये मेगाकोलन साइज इनलार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, और इंटेस्टाइन की जो है एग्जामिनेशन वो हम अल्ट्रासोनोग्राफी से क्लियर कर लेंगे। लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी ये नहीं बताएगी कि यहाँ पे कंजेनिटली एब्सेंस है गैंग्लियोनिक सेल इन द सबम्यूकोजल लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये चीज जो है कि नर्व सेल एब्सेंट है किसी एरिया में, ये चीज कहाँ से कंफर्म होगी हमें
जब भी हम यहाँ पे रेक्टल एरिया का जो है बायोप्सी करवाएंगे। तो बायोप्सी से हमें क्लियर होगा कि देयर इज एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सबम्यूकोजल लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वो हमें यहाँ पे सेल टिश्यू का सैंपल लेंगे हम, जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं, वहां पे पता चलेगा कि सबम्यूकोजल लेयर में जो है नर्व सेल्स एब्सेंट है। देन क्लियर अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, clinical manifestations, ultrasonography, rectal examination and rectal biopsy test. So this is all about, and after that there is management. Then about the management of this disease condition, first of all medical management. मेडिकल मैनेजमेंट का हमारा यही एम है कि ये बच्चा जो है स्टूल पास करे। मे बी इट मे बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अनीमा, आइसोटोनिक अनीमा। इस केस में देखते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा सा जो है बच्चा जो है स्टूल पास कर दे और बच्चे को अब्डोमिनल डिस्टेंशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वो जो है प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाए। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम यहाँ पे स्टूल सॉफ्टनर मेडिसिन देंगे, अनीमा देंगे बच्चे को, ताकि ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी बहुत ठीक हो जाए। देन मेन जो है इसका ट्रीटमेंट दैट इज सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जरी करके ही यहाँ पे जो है अफेक्टेड एरिया वो ठीक होगा। अदरवाइज ओनली मेडिकल मैनेजमेंट से या नर्सिंग मैनेजमेंट से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। सो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट ही है। सर्जिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे है 3 सर्जरीज हैं, 3 प्रोसीजर्स उसे हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज स्वेंसन प्रोसीजर, सेकंड इज डुहामल प्रोसीजर एंड थर्ड वन इज सोएब्स प्रोसीजर। और तीनों प्रोसीजर्स में क्या करना है हमने, तीनों जो प्रोसीजर है इनमें क्या करते हैं हम, जो एंगेग्लियोनिक पोर्शन है, जो नॉन फंक्शनल पोर्शन है, यहाँ पे नर्व सेल्स एब्सेंट है, उस नॉन फंक्शनल पोर्शन को क्या करते हैं हम, कट कर देते हैं, रिसेक्ट कर देते हैं। मतलब सर्जिकली कट करके वहां से उस पोर्शन को हम रिसेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जो फंक्शनल पोर्शन है, प्रॉक्सिमल वाला एंड डिस्टल वाला, फंक्शनल पोर्शन की हम क्या करते हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। मतलब सर्जिकली नॉन फंक्शनल पोर्शन को हमने वहां से रिसेक्ट कर दिया, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जो फंक्शनल पोर्शन थे उनको हमने क्या कर दिया, उनका एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया, मतलब उनको जोड़ दिया, सर्जिकली हमने उनको यूनाइट कर दिया और ये जो है वहां से रिमूव कर दिया। तो तीनों सर्जरी का यही एम है कि म्यूकोजल लेयर जो है नॉन फंक्शनल लेयर जो है वहां से हटा दी जाए। देन अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में ये जैसे हमने सर्जिकल मैनेजमेंट इसका फाइनल ट्रीटमेंट बताया, तो सर्जरी हुई है बच्चे की, देन नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो है बच्चे को प्रोवाइड करनी है। और प्री ऑपरेटिव में सबसे पहले हमने कि जो है डायग्नोज हो जाए इजिली बच्चे का, उसके लिए हमने जो है नर्सिंग सुपरविजन करनी है कि डायग्नोज, फॉर एग्जांपल ऐसा बच्चा जो है हमारे वार्ड में जो है ऐसी फाउल स्मेलिंग वाली वॉमिट कर रहा है, तो एज अ नर्स हमने जो है डायग्नोज में हम हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर की कि जो है ऐसे बच्चा जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ये वाली शो कर रहा है, और हम खुद भी जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग बच्चे के डायग्नोज करने में हेल्प कर सकते हैं, उसकी वॉमिट को असेस करके कि बच्चा कैसी वॉमिट करता है ना, और क्या उसकी कंडीशन क्या है ना। देन प्री ऑपरेटिवली हमारा एम है कि अगर हमें लगता है कि इस बच्चे को मेगाकोलन की प्रॉब्लम होगी, फाउल स्मेल वाली, बाइल कंटेन वाली वॉमिटिंग की उसकी रिपोर्ट्स आ रही है, देन उसकी हमने बच्चे को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, और बच्चे को ओरल फीड देनी हमने बंद कर देनी है, क्योंकि ओरल फीड जो है बंद कर देनी है हमने, क्योंकि वॉमिटिंग को हमने कंट्रोल करना है, और उस बच्चे को हमने आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देना है, ओरल बंद कर देनी है, एनजी फीड बंद कर देनी है, और उस बच्चे को आईवी लाइन मेंटेन कर देनी है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड शॉक। सो और उस बच्चे के वाइटल साइन जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, और अब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम आएगी बच्चे को, और अब्डोमेन जो है कितना उसका साइज बढ़ रहा है, अब्डोमिनल गर्थ जो है वो चेक करते रहना है बच्चे की। सो दिस इज अबाउट प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। और बच्चे के जो पेरेंट्स है, क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चे की जो प्रॉब्लम है, कंजेनिटल प्रॉब्लम है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनको जो है हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी है। और इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी वगैरह का है ना, या उनका वो सब कुछ उनको एक्सप्लेन करना है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना है ना, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बाद
उनको मेंटली प्रिपेयर करना है फॉर द सर्जरी प्रोसीजर। सो दिस इज अबाउट प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट मतलब सर्जरी के बाद मैनेजमेंट क्या करनी है आप लोगों ने एज अ नर्स। पोस्ट ऑपरेटिव वाइटल साइन चेक करने, एब्डोमिनल गर्थ चेक करनी है, आईवी फ्लूइड जो है जैसे ही डॉक्टर का ऑर्डर होगा आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देना है टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। ब्लड प्रेशर बच्चे का चेक करते रहना है। और सर्जरी के बाद क्या होगा बच्चे की यहाँ पे हम क्लोस्टमी बैग लगा होगा ताकि फिकल मटेरियल जो है वहां पे एक जगह पे सर्जरी के प्रोक्सिमल एरिया में क्लोस्टमी बैग लगा होगा ताकि फिकल मटेरियल जो है उसमें इकट्ठा होता जाए। और टाइम टू टाइम हमने क्या करना है उस क्लोस्टमी बैग को जो खाली करवाना है, उस क्लोस्टमी बैग के अराउंड जो स्टोमा बना है उसकी केयर करनी है कि वहां पे कोई रेडनेस येलोइश डिस्कलरेशन तो नहीं हो रही, वहां पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, बच्चे को इरिटेशन तो नहीं हो रही। तो वो जो है वहां पे हमने खास जो है हमने ख्याल रखना है कि वहां पे कोई रेडनेस ना हो, कोई इरिटेशन ब्लीडिंग ना हो और इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। इसलिए हमने क्लोस्टमी बैग के अराउंड जो है स्पेशल केयर देनी है बच्चे को अगर बच्चे के क्लोस्टमी बैग लगा है। बाकी तो वही है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कि बच्चे को जो है हमने वाइटल साइन चेक करने, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, आईवी लाइन मेंटेन करनी है, ये सब इन्फेक्शन से बचाना है। तो रिस्क जो है डिहाइड्रेशन के, इन्फेक्शन के, स्किन इंटीग्रिटी लॉस के, ये सब जो रिस्क जो है हमने जैसे हम नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं तो जो है उन रिस्क को हमने जो है एक फर्दर उसको कॉम्प्लिकेशन में बदलने नहीं देना। So this is all about Hirschsprung's disease, megacolon or we can say aganglionic megacolon. So hope so कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।